हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा 17th क्विज क्लास है और आज का ब्रॉड टॉपिक भी प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स है। तो आज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, एक मार्केट में फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा है, ओके, बिस्किट मिल रहा है और टेलीविजन्स, फोन, गैजेट्स, ये सब कुछ मिल रहा है। अब इस कोल्ड ड्रिंक्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज होंगे, लाइक पेप्सी, कोक कोला, राइट। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स मार्केट में सेल होता है और इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का भी क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स प्रोड्यूस करते हैं, कोका कोला भी प्रोड्यूस करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। सो देयर आर क्लोज सब्सटीट्यूट, इसका मतलब देयर इज कंपटीशन। Okay, so product differentiation is a valid point in this sense. Okay, so ये realistic type of market है, जो type of market हम देखते हैं हमेशा। Okay, so this is a realistic kind of a market which occurs in real situation. नेक्स्ट है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। इट इज नॉट मोनोपोली, जो यहाँ पर सिंगल सेलर है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं, तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल नहीं होता है प्राइस के ऊपर। देयर इज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर्स एंड बायर्स, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं। नेक्स्ट है, रिलेटिव मार्केट शेयर ऑफ ऑल सेलर्स आर इनसिग्निफिकेंट एंड मोर और लेस इक्वल, दैट इज सेलर कंसंट्रेशन इन द मार्केट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो इंडिविजुअल बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसलिए रिलेटिव मार्केट शेयर ऑफ ऑल द सेलर्स इज इनसिग्निफिकेंट, ओके। नेक्स्ट है, देयर आर नाइदर एनी लीगल नॉर एनी इकोनॉमिक बैरियर्स अगेंस्ट एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। इसका मतलब फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ओके। Next है, imperfect competition became a subject of study after 1933 when two economists published two different books. एक था जॉन रॉबिन्सन, जो कि इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन था, और दूसरा था प्रोफेसर चेम्बरलिन, जो कि थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर था। ठीक है, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम गिवन है, जहाँ पर देखिए डी है मार्केट डिमांड, एटीसी है एवरेज टोटल कॉस्ट, एमआर है मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है एमआर इज इक्वल टू एमसी, तो वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलता है और इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है एट द पॉइंट ऑफ एमआर इज इक्वल टू एमसी, ओके। और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज बिलो द मार्केट प्राइस से नीचे है, दैट इज कॉस्ट इज ग्रेटर देन, सॉरी कॉस्ट इज नॉट ग्रेटर, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, ओके। इसलिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ओके। इसलिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। So this particular rectangular area is given as economic profit. Fine. So ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, प्राइस माइनस ATC, मतलब डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी विच गिव्स इकोनॉमिक प्रॉफिट, ओके। फाइन। नेक्स्ट है, ये है शॉर्ट रन लॉस, वो था शॉर्ट रन प्रॉफिट, शॉर्ट रन लॉस भी सेम है, ओके। यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा है देन द रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस, ओके। सो दिस इज द कंडीशन। तो ये है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ओके। और यहाँ पर द फर्म्स मस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्री एंट्री, क्योंकि देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ओके। सो इसलिए द फर्म्स दे मस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये
लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है फॉर अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और देखिए यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी का एक कंसेप्ट है। देखिए आप देख सकते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जो द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ओके, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, दैट इज एट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वो है वो तो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम ऑफ एटीसी माइनस क्वांटिटी यील्डिंग द हाईएस्ट प्रॉफिट और ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, इसे हम एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, फाइन। So this is what long run equilibrium is, and remember there is free entry and exit of firms. Next है excess capacity। तो excess capacity एक condition है, I've explained it before only. So it is a condition that occurs when demand for a product is less than the amount of product that a business could potentially supply to the market. तो उसका जितना potential था उससे कम वो that the firm is operating at a lower level. उसका जितना potential था, the firm is not operating at that potential level. उसका उतना potential वो नहीं दे रहा है। So when a firm is producing at a lower scale of output, मतलब वो operate कर रहा है at a lower scale of output than it has been designed for, it creates excess capacity. Some factors that can cause excess capacities, जो excess capacity reasons behind excess capacities are overinvestment, repressed demand, technological improvement, external shock such as financial crisis. Okay, और excess capacity market misprediction से भी हो सकता है, या resources अगर आप inefficiently अगर आप allocate करो तो भी excess capacity हो सकता है। इसलिए एक कंपनी को एक हेल्दी और फाइनेंशियली बैलेंस्ड रहना चाहिए, और उसको बहुत ही अवेयर होना चाहिए डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म्स के बारे में। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सेस कैपेसिटी इज। नेक्स्ट है कंटेस्टेबल मार्केट। तो कंटेस्टेबल मार्केट इन शॉर्ट इट्स बेसिकली अ मार्केट where there is free entry and exit of firms. Okay, so in short this is what contestable market is, and this was given by William Baumol. Okay, fine। एंड हम इस टाइप ऑफ मार्केट को मोनोपोलिस्टिक मार्केट को हम हिट एंड रन भी कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एंट्रेंस जो होते हैं दे कैन ऑपरेट अ हिट एंड रन स्ट्रैटेजी, मतलब कि दे कैन हिट द मार्केट गिवन दैट देयर आर नो और लो बैरियर्स टू एंट्री, मेक प्रॉफिट्स एंड देन रन गिवन देयर आर नो और लो बैरियर्स टू एग्जिट। मतलब वो हिट कर सकते हैं क्योंकि कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है, या रन कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि एग्जिट करने में भी कोई बैरियर्स नहीं है, आइदर देयर इज नो बैरियर और लो बैरियर। ओके, फाइन। So that's why it's called a kind of hit and run strategy. Okay, or on the basis of the criteria of contestable market, natural monopoly are the least contestable markets. Okay, fine. Okay, और नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सेलिंग कॉस्ट मतलब देखिए, सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इनकर दे हैव टू इनकर सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के डिफरेंट मतलब जो इंडस्ट्री है, लाइक फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, उसका पेप्सी है, कोका कोला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म है, कंपटीशन है। तो सेलिंग कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपोली में भी। सो सेलिंग अंडर दीज मार्केट फॉर्म्स द फर्म हैव टू compete टू प्रमोट देयर सेल, उसको प्रमोट करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट को बाय स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ठीक है, आपने देखा है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। ओके, सो सेलिंग कॉस्ट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, लेकिन सेलिंग कॉस्ट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और कंसेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आर द पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, वो एक पार्ट है सेलिंग कॉस्ट का। इन सेलिंग कॉस्ट वी इंक्लूड द सैलरीज ऑफ सेल्स पर्सन, अलाउंसेस टू रिटेलर्स टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। ओके, advertisement expenditure includes cost incurring
incurred for advertising in newspapers and magazines, television, radio, cinema slides, etc. It was Chamberlain ने introduce किया था the analysis of selling cost और उसको distinguish किए थे Chamberlain ने with production cost. Okay, production cost include all those expenses which are spent on manufacturing of the commodity. Its transport cost, production cost मतलब cost जो manufacturing के लिए किया गया था, और selling cost मतलब कि जो एक्सपेंडिचर या कॉस्ट मतलब अ प्रोड्यूसर और अ फर्म इनकर्स टू रेज द डिमांड फॉर द कमोडिटी. डिमांड को इंक्रीज करने के लिए सेलिंग कॉस्ट होता है. प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंट प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेंसेस ऑन द कमोडिटी. ठीक है. In short, selling costs are those costs which are made to create demand. ठीक है. और basically the concept of selling cost is based on the following two assumptions. Buyers do not have any perfect knowledge about the types of product. Buyers को perfect knowledge नहीं होता है about the types of products, और buyers demand and taste can be changed. ये तो कभी भी हो सकता है. ठीक है. Okay. तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं. तो एक्सेस कैपेसिटी का जो कंसेप्ट था वो जॉन एम कैसल ने दिए थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन. ये कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट वाज बेसिकली गिवन बाय ऑप्शन बी जॉन रॉबिन्सन. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट वाज गिवन बाय, सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं. तो दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर चेम्बरलिन. एब्सोल्युटली. कंटेस्टेबल मार्केट, ये भी हमने डिस्कस किए हैं. कंटेस्टेबल मार्केट किसने दिया था? ऑप्शन डी बॉमल ने. ठीक है. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में अ फर्म विशेस टू अवॉइड अट्रैक्टिंग कंपटीशन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स. इट चार्जेस द मैक्सिमम प्राइस दैट इज कंसिस्टेंट विद दिस एम. इन विच टाइप ऑफ मार्केट डज दिस फर्म ऑपरेट? तो बाकी के सारे ऑप्शंस में से ये होगा ऑप्शन ए, क्योंकि in a contestable market there is no like barriers to entry and exit of a firm. Okay, so that is it. Next है, consider a monopolistically competitive firm. So from the point of view of remaining firms, as firm leave the industry, we can think of this as a, यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है. तो इसका होगा ऑप्शन ए, दैट इज शिफ्ट आउट इन ईच इंडिविजुअल फर्म्स डिमांड कर्व. क्योंकि देखिए जब फर्म एग्जिट करते हैं एक मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री से, सो बाकी का जो फर्म्स है वहाँ पर क्या होगा, एक आउटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड में. सिंस देयर आर अ फ्यूअर फर्म्स, each remaining firm gains a larger share of the customer base. तो क्या है कि जब firms leave करते हैं, when firms leaves, तो क्या होता है, relative जो share है of the existing firm वो ज़्यादा हो जाते हैं. okay? इसलिए elasticity कम हो जाते हैं क्योंकि number of substitutes decrease होता है. right? Fine. So there is probably it decreases the elasticity as well as the number of substitute falls. Okay. तो graphically आप देख सकते हैं यहाँ पर D से D2 हो रहा है और MR से MR2 हो रहा है. इसलिए option A is the right answer and the rest of the options are not applicable in this particular case. Next question आप देख सकते हैं यहाँ पर average total cost curve given है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन है. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी या और प्राइस क्या है. तो हम जानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC. तो यहाँ पर MR इज इक्वल टू MC इस पॉइंट पे होता है, तो इसलिए क्वांटिटी है 15 और आप देख सकते हैं डिमांड कर्व के ऊपर ये इस पॉइंट में रीच करता है, तो प्राइस है 20. तो इसका होगा ऑप्शन सी. ओके फाइन. So any profit maximizing firm should choose the price output combination where the marginal revenue is equal to marginal cost curve. तो यहाँ पर red line से mark किया गया है.
सो यहाँ पर देखिए ये लॉस का सिचुएशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द मार्केट प्राइस, तो ये है लॉस सिचुएशन। तो जब लॉस सिचुएशन होता है तो लॉस को मिनिमाइज करना ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, फर्म का ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं टू मिनिमाइज द लॉस। ओके, ये भी उस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इस डायग्राम के अनुसार लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर नेगेटिव में होगा। सो इट्स ऑप्शन डी। और ये है कैलकुलेशन, देखिए आप यहाँ पर मार्क किया गया है पिंक, इस पिंक बॉक्स से, जो कि अमाउंट ऑफ लॉस डिपिक्ट करता है। तो देखिए आउटपुट है 15। ओके, और आप देख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट जो कि 27 है, विच इज ग्रेटर दैन 20। ओके, 27 इज ग्रेटर दैन 20, मतलब ATC इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ प्राइस, सो लॉस। ओके, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द शेडेड एरिया, 27 minus 20। ओके फाइन, तो 27 minus 20 है 7। अब 7 into 15 will give the area of the rectangle, which is minus 105. Okay. Question number 9. Compared with the results in figure 1. In figure 1 मतलब जो previous exercise का figure था. In the long run, in a market with free entry or exit, the firm will, जब free entry और exit होगा तो यहाँ पर loss situation हो रहा है, तो यहाँ पर firm क्या करेगा? इट्स ऑब्वियस कि वो हायर प्राइस चार्ज करेगा और ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि देखिए सिंस दिस इज अ मार्केट विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो ये प्रीवियस फिगर था, तो लॉस होने से क्या होगा? लॉस होने से एग्जिट होगा, losses will lead to exit from the industry. So from the standpoint of the remaining firms, so जो remaining firms है, their demand and marginal revenue curve shifts। डिमांड कर्व देखिए शिफ्ट हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी शिफ्ट हो रहा है, सिंस दे नाउ फेस फ्यूअर कॉम्पिटिटर्स। अब देख सकते हैं वो फ्यूअर कॉम्पिटिटर्स फेस करते हैं। इट ऑल्सो probably becomes a bit more inelastic, definitely, क्योंकि जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स था वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब कंपटीशन लेस है, दे हैव अ ग्रेटर शेयर इन द मार्केट, कस्टमर बेस ज्यादा है। ओके, सो एग्जिट विल कंटिन्यू अंटिल द प्रॉफिट्स आर जीरो, क्योंकि देखिए लॉस को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, राइट। सो एग्जिट will continue until the profits are zero. Okay, so this increase in demand means that that to the right we will show that price increasing from 20 to 23 and output increasing from 15 to 22. ये amount of increase है. Okay, and the last question, the economics of imperfect competition was written by, तो ये मैंने इस वीडियो के शुरू में ही मैंने डिस्कस किए थे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. So this answer is option B, John Robinson. This book was written by John Robinson. Okay, so thank you so much for watching the video. Keep watching, keep learning.